स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है कंसिडरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो ये चैप्टर है कंसिडरेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं बीकॉम बीबीए की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिडरेशन से एक 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इट इज़ वेरी जनरल। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगेगा। जैसे हम रोज़मर्रा में अपने डेली रूटीन में जो बात सुनते हैं, अगर हमने लॉ नहीं भी पढ़ा है तो भी जो बातें हम सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड इट वेरी वेरी सिंपल। सो नाउ विल स्टार्ट विथ कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। देखिए एक सिंपल सी बात करते हैं कि मान लीजिए मैं बाजार जाती हूँ कुछ खरीदने। सपोज मैंने एक शैम्पू का बॉटल खरीदा, तो मैंने शैम्पू खरीदा, उसके बदले में आई विल हैव टू पे अ प्राइस, अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट टू दैट शॉपकीपर। जिससे मैंने वह शैम्पू खरीदा है, मुझे उस शॉपकीपर को कुछ एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट देना होगा। दैट मीन्स उस शैम्पू के बदले में कंसिडरेशन देना होगा। सो उस शॉपकीपर के लिए जो कंसिडरेशन है वो है अमाउंट, मनी। सपोज 100 रुपीज़ का शैम्पू खरीदा, तो 100 रुपीज़ इज कंसिडरेशन फॉर दैट शॉपकीपर। किसके बदले में? उस शैम्पू के बदले में। और मेरे लिए उस 100 रुपये का कंसिडरेशन क्या है? वह शैम्पू की बॉटल। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। बी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। बी ने अपनी कार ए को दे दी। ए के लिए 2 लाख रुपए का कंसिडरेशन क्या है? दैट कार। और बी के लिए अपनी कार का कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख रुपीज। सो कंसिडरेशन मीन्स वेन एवर वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी एग्रीमेंट, that time every person needs to give something to another person। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी एक दूसरे को कुछ देते हैं, तभी पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस समथिंग इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन को हम लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो को। क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी डेफिनेशन से। इट इज द प्राइस। देखिए जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल कर आ रहा है वो कौन सा वर्ड है? वह वर्ड है प्राइस। सो इट इज द प्राइस वन पार्टी पेज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी। एक पार्टी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए, वो परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एक पेंटर से कहा कि आप मेरी पेंटिंग बनाएं, और मेरी पेंटिंग बनाने के लिए मैं आपको 5000 रुपीज़ पे करूंगी। तो मैंने कंसिडरेशन के फॉर्म में उनसे अपनी पेंटिंग ली है और उन्होंने कंसिडरेशन के फॉर्म में मुझसे 5000 रुपीज़ लिए हैं। दैट मीन्स मैं एक किसी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस, दैट परफॉर्मेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को उनकी परफॉर्मेंस के बदले में कोई प्राइस पे करती हूँ, सो दैट प्राइस विल बी नोन एज समथिंग इन रिटर्न ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और विच विल बी नोन एज कंसिडरेशन। अब देखिए इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए आपके माइंड में एक मैप बनाती हूँ। एक माइंड मैप बनाकर ये चलें कि दिस चैप्टर आफ्टर डेफिनेशन, ऑब्वियसली आप डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ही। डेफिनेशन के बाद इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है जो कि लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन बताता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप इतने दिनों से लॉ पढ़ रहे हैं कि डेफिनेशन के बाद जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वैसे लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? लीगल रूल्स। तो जब हम लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन की बात करेंगे तो कुछ ये लीगल रूल्स जो यहाँ मैंने लिखे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर के हम कुछ एग्जेम्पशंस करेंगे। कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो कि
विच आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, वो एक्सेप्शंस हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन ना हो तो भी वे एग्रीमेंट कहलाएंगे। सो सर्टेन एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, या फिर हम कहेंगे एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन, ऐसे एग्रीमेंट्स जो बिना कंसिडरेशन के भी मूव कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप बात को समझेंगे, कंसिडरेशन के लीगल रूल्स और कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस। स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली, आप एग्जाम में जब कंसिडरेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने की बजाय जैसे कि व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन एज वेल एज द एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन, ऐसा पूछने की बजाय कभी कभी थोड़ा घुमाकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, जैसे कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, एक्सप्लेन। सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, generally this statement is true but there are certain exceptions to this statement, जो exceptions हम इस chapter के second part में पढ़ेंगे। तो आइए start करते हैं first part of the chapter which are the legal rules of consideration। First legal rule is consideration will move on the desire of promisor, on the desire of promisor। कंसिडरेशन वॉलेंट्री नहीं होगा, कंसिडरेशन विल ऑलवेज मूव ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट विल नॉट बी वॉलेंट्री। सपोज मैंने आपसे कहा मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, आप कितने में मुझे अपनी गाड़ी बेचेंगे, और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे आप अपने मन से जो देना हो दे देना, तो नो, दैट कंसिडरेशन जो मैं अपने मन से देती हूँ दैट विल नॉट फॉर्म एन एग्रीमेंट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और अ वैलिड कंसिडरेशन, वो वॉइड होगा क्योंकि दैट हैज नॉट बीन डिसाइडेड इन एडवांस और इट इज नॉट गोइंग विद द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसिडरेशन शुड मूव ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर इज द पर्सन हु विल डिसाइड कि कितने रुपए में मुझे अपना सामान बेचना है या खरीदना है। सेकेंड थिंग इज इट नीड नॉट बेनिफिट प्रोमिसर हिमसेल्फ। देखिए स्टूडेंट्स, आप सेकेंड पॉइंट को और थर्ड पॉइंट को एक साथ पढ़ें तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और आपको लर्न करने में इसलिए आसानी होगी क्योंकि सेकेंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं। need not benefit promisor himself and third point is may be given by promisee or any other person। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं सेकंड और थर्ड पॉइंट, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि कंसिडरेशन देने वाला और कंसिडरेशन लेने वाला व्यक्ति पार्टी भी हो सकती है या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आईफोन खरीदा तो मैं और वो शॉपकीपर, हम दोनों क्या है, पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भैया ये आईफोन आप मुझे मत दीजिए, बल्कि इस XYZ डेट को जब मेरे ब्रदर का बर्थडे है तो आप इस एड्रेस पर डिलीवर करवा दीजिए, या फिर मेरे ब्रदर आपसे इस डेट को आकर रिसीव कर लेंगे, बिकॉज आई एम बाइंग दिस फोन नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई ब्रदर। तो पैसे मैंने दिए हैं, कंसिडरेशन मैंने दिया है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका बेनिफिट भी मुझे मिले, उसकी बेनिफिशियरी भी मैं हूँ, या वाइस वर्सा, मेरे ब्रदर ने पैसे दिए हैं और उन्होंने अपने लिए ना खरीद कर मेरे लिए खरीदा है। सो दैट मीन्स प्रोमिसर जो है खुद ही बेनिफिशियरी हो ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से पेमेंट करने वाला जो पर्सन है वो भी प्रोमिसी या कोई एनी अदर पार्टी हो सकता है कि मैं जाकर कुछ खरीदती हूँ लेकिन पेमेंट मेरे फादर करते हैं। तो प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों के लिए ही यह रूल एप्लीकेबल है कि बेनिफिशियरी देने वाला और लेने वाला पार्टी की बजाय कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता
सकता है कि मैं ए को पैसे देती हूँ और कहती हूँ, सपोज आई एम ए एंड आई गिव मनी टू बी, मैं बी से कहती हूँ कि ये जो गुड्स हैं जिनके लिए मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ वो आप मुझे मत भेजिएगा, पेमेंट मैं कर रही हूँ, लेकिन आप ये गुड्स इस डेट को इस एड्रेस पे सी को भेज दीजिएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन। दैट मीन्स कंसिडरेशन में कंसिडरेशन देने वाला ही बेनिफिशियरी हो यह जरूरी नहीं है, और जिसे कंसिडरेशन दिया जा रहा है उसका बेनिफिट उसी पर्सन को मिले यह भी कोई जरूरी नहीं है। देयर मे बी सम अदर पार्टी बियॉन्ड द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन कंसिडरेशन मे बी टू डू, आप देखिए टू डू इज पॉजिटिव एंड नॉट टू डू इज नेगेटिव। कंसिडरेशन मे बी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। पॉजिटिव कंसिडरेशन, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी बेचेंगे, उसके बदले में मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी। What is this? This is positive consideration to do. I want you to do something. मैं चाहती हूँ आप कुछ करें. So that is positive consideration. Sometimes I want you not to do something. मैं आपको इसलिए पैसा दे रही हूँ कि आप कुछ न करें। जैसे कि मैंने आपसे कुछ उधार लिया, मैंने कुछ लोन ले रखा है आपसे और आप मुझसे लोन मांगते हैं, मैं आपको लोन समय पर नहीं चुकाती। अगर मैं आपको लोन समय पर नहीं चुकाती तो आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में फाइल स्यू करूंगा, केस करूंगा, आई विल स्यू यू इन द कोर्ट। और मैं आपसे कहती हूँ, मैं डर जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं प्लीज आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस मत दायर कीजिएगा, और आप अगर 6 महीने रुक जाते हैं तो मैं आपको आपका लोन अमाउंट तो रिटर्न करूंगी ही, बल्कि मैं आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा भी पे करूंगी, लेकिन आप मेरे अगेंस्ट केस मत कीजिए। दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि मैं आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देने को तैयार हूं, ताकि आप मेरे खिलाफ केस न करें, नॉट टू डू समथिंग। दैट इज अ नेगेटिव कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मे बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन, आपने मेरे लिए कोई भी सर्विस पहले की है, दैट शुड नॉट बी अ वॉलंटरी सर्विस। मैंने आपसे कहा, सपोज मेरा डॉग खो गया, मैंने आपसे कहा मेरा डॉग ढूंढ कर लाइए, आपने मेरा डॉग ढूंढ दिया और उसके बाद मैं आपसे कहती हूँ कि सिंस यू हैव फाउंड माई डॉग आई वॉन्ट टू गिव यू 1,000 रुपीज एज कंसिडरेशन। सो दैट इज अ पास्ट कंसिडरेशन। दैट मीन्स फॉर द एक्टिविटी यू हैव ऑलरेडी डन। आपने पास्ट में मेरे लिए कोई परफॉर्मेंस किया है, कोई भी परफॉर्मेंस जिसके लिए मैं आपको पेमेंट करना चाहती हूँ। प्रेजेंट कंसिडरेशन इज वेरी सिंपल, कैश सेल, जो हम डेली दुकानों पर जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, भैया एक चिप्स का पैकेट दीजिए, एक बिस्किट का पैकेट दीजिए, वी बाय द बिस्किट एंड वी पे द प्राइस, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, दैट मीन्स फॉर द परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। सपोज आपके आम के बागान है, बहुत बढ़िया आम लगते हैं उसमें, और मैं आपको एडवांस में ही पैसे दे देती हूँ, कहती हूँ कि जब मौसम आए और आपके बागान में आम लगे तो आप मेरे लिए 20 kgs मैंगोज रख दीजिएगा। सो फ्यूचर कंसिडरेशन, आई गिव यू एन एडवांस फॉर द परफॉर्मेंस विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो इट मे बी फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नाउ इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस बात को बहुत जनरल टर्म्स में समझिए। आप लोग आजकल कई तरीके की एप्स यूज़ करते हैं। आप OLX पे कई बार देखते हैं कि कोई बहुत महंगी चीज़ होती है लेकिन हमें बहुत सस्ते में मिल जाती है सेकेंड हैंड। वाई? बिकॉज कोई ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को, उस वस्तु को रखना नहीं चाहते किसी भी वजह से। हो सकता है कि उन्हें घर में जगह कम पड़ रही है, हो सकता है कि उनके लिए अब वो चीज़ यूज़फुल नहीं है, या फिर वे कई लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। सपोज अ फैमिली इज शिफ्टिंग टू US, तो उस फैमिली का जो सामान है, फर्नीचर है, उनको ये पर्पज़ नहीं है कि हमें इस पैसे से कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, ये जो वस्तुएं हमारे घर में फर्नीचर हैं इनको बेच के हमें प्रॉफिट अर्न करना है। नो, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स सो दैट उनका घर खाली हो जाए और वे आराम से US शिफ्ट हो सके। ऐसे में उन्हें बहुत जल्दी है, उनके टिकट्स बने हुए हैं US के, तो ऐसे में वे क्या करेंगे, वे लोग
बहुत ही कम दामों में या जो भी उनको बायर मिल जाएगा उसे वे बेच देंगे। और मान लीजिए ऐसे में आपको एक फर्नीचर जो आपको लगता था कि 30,000 मार्केट वैल्यू का बेड है, वो आपको केवल 10,000 में या 12,000 में मिल गया है, तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है? बिल्कुल है। इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज कंसिडरेशन हैज टू बी देयर, बट कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो तो भी काम चल सकता है, ज्यादा हो कम हो, बट कंसिडरेशन हैज टू बी देयर। मैं एक मजाक में बच्चों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो एक जोक में एग्जाम्पल है कि जब एक रस्म होती है शादी के दौरान की, जो सिस्टर इन लॉज होती हैं, साली साहिबा, वो लोग जीजा जी के जूते छुपा लेती हैं, फिर जूतों के बदले में बोलती हैं हमें तो 51,000 दीजिए, हमें 31,000 दीजिए। तो ऑब्वियसली शूज की कॉस्ट तो 51,000 नहीं होती है। कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो शगुन का 1 रुपया दे दीजिए, तो ऑब्वियसली शूज की कॉस्ट 1 रुपी भी नहीं होती है। बट कंसिडरेशन हैज टू बी देयर इवन इफ इट इज मोर देन एडिक्वेट और लेस देन एडिक्वेट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। ऐसा कंसिडरेशन हो जो रियल हो, इल्यूजरी ना हो। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा कि मैं तुम्हें 20,000 रुपीज दूंगा अगर तुम मुझे बोर ना करो तो। अब बताइए स्टूडेंट्स, बोर ना करो इज सच एन इल्यूजरी टर्म। अब बोर होना किसे कहते हैं? हो सकता है कि किसी एक फ्रेंड को उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो और किसी को बोरिंग लगती हो। तो ये जो बात है बोर ना करो, इट इज सच एन इल्यूजरी टर्म, काल्पनिक टर्म है, ये रियल टर्म नहीं है। तो ऐसा कोई कंसिडरेशन देना जिसके लिए बदले में रियल ना होकर कुछ इल्यूजरी देने का वादा किया जाए, दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। देन इट मस्ट बी मोर देन द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। मैं आपको वह कंसिडरेशन दूं जो मुझे आपको पहले ही जो चुकाना है उससे अधिक हो। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पूरा करने से क्या फायदा? मान लीजिए कि आपने मेरा कोई मोबाइल रिचार्ज करवाया और मुझे आपको 500 रुपीज मोबाइल रिचार्ज के देने हैं, और अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे कुछ बेचिए, अपना कोई सामान, अपना कोई बैग बेचिए, और मैं आपको 500 रुपीज देकर कहती हूँ कि ये 500 रुपीज आपके हो गए। अरे तो वह 500 तो पहले के हैं, अब नए का क्या? That means when I pay the consideration, it should be more than what I already have to pay you. मेरी existing obligation से अधिक होना चाहिए। Next point is, it must be lawful. Consideration must be lawful. आप मुझे गाड़ी बेचिए और मैं उस गाड़ी के बदले में आपको स्मगलिंग के सोने के बिस्किट जो मैंने अभी स्मगल किए वो दूंगी, दैट इज नॉट वैलिड। इट मस्ट बी लॉफुल। इलीगल या अनलॉफुल कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। देन नेक्स्ट इज इट मस्ट बी सर्टेन। देखिए पहले भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि इट मस्ट बी सर्टेन। हमने पहले पढ़ा है कि जब हम सर्टेन बात नहीं करते तो ज्यादा फ्रॉड के केसेस होते हैं। तो इट मस्ट बी सर्टेन कि मैं आपसे क्या लेना चाहती हूँ, या मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे तेल दीजिए। अब मैं आपसे तेल खरीदने आई हूँ, 1 लीटर तेल दे दीजिए। अरे तो कौन सा तेल चाहिए आपको? कुकिंग ऑयल चाहिए, आपको कोकोनट ऑयल चाहिए, आपको मस्टर्ड ऑयल चाहिए, आपको किस प्रकार का ऑयल चाहिए? इट इज नॉट सर्टेन। सो द कंसिडरेशन इसी तरीके से पैसों के मामले में भी होता है कि भाई इसके कितने पैसे लोगे इस बैग के? अरे दे देना आप जो देना चाहो। तो जो देना चाहो इज नॉट सर्टेन, बट it is not valid. So the valid consideration always has to be certain. So students, these are very simple legal rules. After the legal rules of consideration, we will move to the second part of the chapter, which is exceptions of consideration या फिर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। इस स्टेटमेंट के जो एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी कम टू द एक्सेप्शंस ऑफ एग्रीमेंट। So students, now we are going to study the exceptions of consideration. That means agreement without consideration are void. इसके कुछ exceptions देखिए। first is out of love and affection. Sometimes we give some of our property to someone else out of love and affection. जैसे कि husband ने अपनी कोई land
वाइफ के नाम पर कर दी, ब्रदर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सिस्टर के नाम पर कर दी। तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर दे दिया तो हस्बैंड ये थोड़ी ना कहेगा वाइफ को कि मैंने आउट ऑफ लव तुम्हारे नाम पर ये प्रॉपर्टी कर दी, अब इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो नो, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इफ समवन हैज, बट देयर इज अ पॉइंट दैट इट हैज टू बी इन राइटिंग. When you are transferring something out of love and affection, it has to be in writing. That means it must be registered. तो अगर हस्बैंड ने कोई रजिस्ट्री अपनी वाइफ के नाम पर करा दी है तो डेफिनेटली वो वाइफ से उसके बदले में कुछ पाने की आशा नहीं करते हैं. So that is out of love and affection. So it is the exception of consideration because there is no consideration. देन इज वॉलेंट्री सर्विस. कुछ लोग सेवा करते हैं वॉलेंट्री, जैसे कि गुरुद्वारे में लंगर है और मैं कहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर के रोटियाँ बनाऊँगी या मैं सब्जी बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, तो मैं कुछ वॉलेंट्री सर्विस, या मैं जूते पॉलिश करूँगी, मैं इस तरीके से कुछ वॉलेंट्री सर्विस कहीं पे देना चाहती हूँ. कहीं आप मंदिर में देना चाहते हैं, आप किसी लाइब्रेरी में वॉलेंट्री सर्विस देना चाहते हैं कि बुक्स को आप क्लीन करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फिर अपनी इच्छा से वॉलेंट्री सर्विस दे रहे हैं. तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतनी रोटियां बनाई हैं, मुझे इतना पेमेंट कीजिए आप, बिकॉज वॉलेंट्री सर्विस में कोई कंसिडरेशन नहीं होता. देन इज पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट. देखिए इस बात को समझिए, हमारे देश में यदि कोई डेट टाइम बार हो गई, टाइम बार का मतलब यूजुअली इट इज़ मोर देन 3 years. जैसे कि मैंने आपको कोई उधार दिया और आपने मुझे 3 साल तक मेरा उधार नहीं लौटाया, मैं आपके पीछे पड़ी रही, आपको प्रोवोक करती रही, आपको बार बार मैं बोलती रही कि मेरा उधार लौटाइए, लेकिन आपने मेरा उधार नहीं लौटाया, एंड इट इज़ मोर देन 3 years. अब वो क्या मानूंगी मैं उसे कि मेरी बैड डेट्स हो गई, मेरे डूबत खाता हुआ, अब आप मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाएंगे, तो मैं उसे बैड डेट्स मान लूंगी क्योंकि मेरी ये डेट्स जो हैं वो टाइम बार्ड हो गई, 3 साल से अधिक हो गए और आपने मेरे पैसे नहीं चुकाए. पर मान लीजिए जब मैं उन डेट्स को टाइम बार्ड मान चुकी, तब एक दिन अचानक आप मेरे घर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा 3-4 साल से बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी, मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया, लेकिन चूंकि अब मेरा एक कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है तो मैं आपके जो उधार के पैसे हैं वो लौटाने आया हूँ. अब देखिए मेरे लिए तो कितनी खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो उस पैसे को डूबत मान चुकी थी, बैड डेट्स मान चुकी थी, और आज वो पैसा मेरे पास लौट के आ गया, तो मुझे उसके बदले में आपको क्या कुछ देना है? नहीं देना. वो दुआएं दे सकती हूँ, बात अलग है, लेकिन मुझे उसके बदले में आपको कोई कंसिडरेशन नहीं देना है. तो ऐसे टाइम बार्ड डेट्स जिसे कि कोई व्यक्ति अपना बैड डेट्स मान चुका है, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 2 बैड डेट्स लिख देते हैं, बैड डेट्स लिख चुका है, और ऐसी डेट यदि वापस आ जाए तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है. देन इज गिफ्ट. ऑब्वियसली आप सब अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते होंगे, तो क्या जब आप गिफ्ट देते हैं तो ऐसा कहते हैं अपने फ्रेंड को कि देख मैं तेरे लिए 1000 रुपए का गिफ्ट लाया हूँ, तो जब मेरा बर्थडे आए तो तू भी मुझे 1000 का गिफ्ट ही देना? नो. व्हेन वी गिव द गिफ्ट वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट. हम कोई कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं करते और गिफ्ट के बदले में हम उसकी वैल्यू नहीं मांगते. देन इज चैरिटी. ऑब्वियसली किसी भी तरीके की हम चैरिटी करते हैं, किसी भी तरीके की दान दक्षिणा करते हैं. मान लीजिए कि आप रेड लाइट पर खड़े हैं और रेड लाइट पर एक बेगर कोई आती है और आपसे कहती है कि भाई पैसे दे दीजिए, मैं भूखी हूँ सुबह से, और आप जो है बेगर को 10 रुपए दे देते हैं. तो आप क्या बेगर से बदले में कुछ मांगते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं तो तुमने ये जो कटोरा पकड़ा हुआ है वो मुझे दे दो, या फिर तुमने जो ये गमछा टांग रखा है ये मुझे दे दो? क्या आप इस तरीके से कुछ उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कंसिडरेशन? नो, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. सो चैरिटी, व्हेन वी गिव समथिंग टू सम नीडी पर्सन्स, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, सो दैट मीन्स देयर इज नो कंसिडरेशन. देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. देखिए आप एजेंसी, जो एजेंट होता है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का एक एजेंट, यह आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अमाउंट, द रेम्यूनरेशन has to be paid to the agent. It is not necessary. एजेंसी में जो मीडिएटर है, जो एजेंट है, वो कभी कभी केवल आपसे अपने रिलेशन की खातिर भी काम करता है
उससे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रकार का भुगतान करें। मान लीजिए कि मैं कोई एक स्टोर मैनेजर हूँ या मैं शॉपकीपर हूँ या मेरा किसी भी चीज़ का काम है और मुझे वह वस्तु, जो प्रोडक्ट मैं डील करती हूँ, वह वस्तु मुझे एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचानी है और आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आप उसी जगह जा रहे हैं, उसी एरिया में, तो आप कृपया मेरा ये सामान ले जाइए और वहाँ पर एक XYZ करके आपको व्यक्ति मिलेंगे या ये एड्रेस है, वहाँ पर आप ये सामान मेरा दे दीजिएगा। तो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ रिलेशनशिप भी मेरा वो काम कर देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको एजेंसी के रिलेशनशिप के लिए कुछ पैसा, कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ कंसिडरेशन दूं। सो इट हैज़ टू बी देयर, ये कंपल्सरी नहीं है। इट मे बी देयर और इट मे नॉट बी देयर, हो भी सकता है और नहीं भी। और लास्ट पॉइंट है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि यार ये तेरा शर्ट बहुत कमाल लग रहा है, तो मेरे चाचा की शादी है, क्या ये शर्ट मैं तेरा एक दिन के लिए पहन लूँ एक फंक्शन में? हाँ हाँ भाई तू पहन ले बिल्कुल, तो आप लोग दे देते हैं। या फिर कोई फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी, अरे तुम्हारा ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तुम्हारे ईयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो क्या मैं एक फंक्शन में ये ईयररिंग्स पहन सकती हूँ? तो हाँ हाँ भाई पहन लो तुम ईयररिंग। तो जब वो ईयररिंग पहन लेंगी मेरी फ्रेंड और मुझे रिटर्न करेंगी, तो क्या मैं उनसे पैसे मांगूंगी? भाई तुमने ईयररिंग मेरे यूज किए, इसके बदले में तुम मुझे कुछ दो? नहीं। तो ग्रेटिट्यूड मीन्स वेयर मनी इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली थैंक यू इज इनफ। ग्रेटिट्यूड, यू नो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूस वर्ड किससे बना है? ग्रेटिट्यूड से, मतलब थैंक यू। और बेलमेंट का मतलब ही ये होता है, बेलमेंट का मीनिंग होता है जब आप कोई चीज लेते हैं और यूज करके उसे रिटर्न कर देते हैं, यूज या जिस भी ऑब्जेक्टिव से दिया गया है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से। देखिए यदि मैं अपनी साड़ी ड्राई क्लीनर को देती हूँ तो वो भी बेलमेंट है, पर वो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट नहीं है, क्योंकि ड्राई क्लीनर ड्राई क्लीन करके मेरी साड़ी मुझे रिटर्न तो कर देंगे, लेकिन उसके बदले में मुझसे कंसिडरेशन लेंगे। लेकिन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होता है? जब आप मुझसे कुछ लें और उसका उपयोग करके मुझे रिटर्न कर दें, लेकिन इसके बदले में मुझे किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं मिले, तो दैट इज ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ये भी एक तरीके से इसका कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है, क्योंकि मेरा और आपका एग्रीमेंट है बट देयर इज नो कंसिडरेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट वाज सच अ सिंपल चैप्टर, 1 क्लास का चैप्टर है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही स्कोरिंग जो है ये टॉपिक है, तो आप कंसिडरेशन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कंसिडरेशन का मीनिंग समझिए, डेफिनेशन लर्न कीजिए, लैटिन लैंग्वेज में क्विड प्रो को लर्न कीजिए, इसके 10 लीगल रूल्स लर्न कीजिए और 7 जो हैं आप इसके एक्सेप्शंस लर्न कीजिए एंड यू आर डन विद इट। और आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है और अब एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।